हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास टेंथ के इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने क्लास टेंथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको बता दिया था साइंस के। आज हम लोग उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिजिक्स हमने स्टार्ट किया है। आज फिजिक्स का लाइट वाला चैप्टर है। ये चैप्टर आपको बच्चों दो पार्ट्स में मिलेगा। एक पार्ट में तो हम रिफ्लेक्शन कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में रिफ्रैक्शन कवर करेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर को हम शुरू कर दें। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं लाइट। तो लाइट क्या है इसके बारे में अगर हमें जानना है तो बच्चों लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से चीजें हमें विजिबल रहती हैं या फिर जिसकी वजह से चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं, वही क्या कहलाती है, लाइट कहलाती है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see a variety of objects in the world around us. An object reflects the light rays that fall on it. यानी कि जब लाइट रेज जो है किसी सरफेस पे फॉल करती है तो वो क्या करती है, उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है और जिस वजह से हमें उसका इमेज दिखाई पड़ता है और उसी इमेज को हम देख सकते हैं। अदरवाइज लाइट के एब्सेंस में जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं उनको देखना मुश्किल हो जाता। ये तो थी लाइट की बात। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं इसमें तो बच्चों आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जैसा ही नाम से स्पष्ट है कि क्या है, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक। यानी कि जब लाइट जो है किसी सरफेस पे बच्चों पड़ती है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर यानी कि बाउंस बैक करके वो हमारी आंखों में आती है और उसका इमेज हमें बनता हुआ दिखाई पड़ता है ऑब्जेक्ट का। उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद में जो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है बच्चों, इसमें दो लॉज हैं। तो सबसे पहला अगर लॉ की बात किया जाए तो ये डायग्राम है, इसको हम अभी समझेंगे। पहला लॉ हमारा क्या कह रहा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये हमारा एक सरफेस है, सपोज लेट से मिरर है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, ये देखिए, और इंसिडेंट रे जो है मिरर पे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसी पॉइंट पे हम एक बच्चों क्या करते हैं, नॉर्मल खींचते हैं और इस नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। अब उसके बाद इस सरफेस पे पड़ने के बाद ये जो लाइट रे है ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है और बच्चों जिस एंगल से ये इंसिडेंट कर रही है नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाते हुए ये क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जो रे रिफ्लेक्ट करके गई है वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है और जो रे इस पे पड़ रही है वो आपकी इंसिडेंट रे कहलाती है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पे आपको जैसे ही आप इंसिडेंट रे डालेंगे किसी भी मिरर पे तो उस पॉइंट पे यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक नॉर्मल खींचेंगे और उस नॉर्मल के साथ वो जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। सेम उतना ही एंगल बनाते हुए वो लाइट रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक चीज कि एंगल आई बराबर होता है बच्चों एंगल आर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कभी कभी इससे रिलेटेड छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है कि डायग्राम बना के दे देंगे, ये एंगल मान लो 30 डिग्री है तो एंगल आर पूछ लेंगे, तो एंगल आर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे तो एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे ये कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। तीनों एक ही प्लेन पे कहने का क्या मतलब है, अगर देखो बच्चों, अगर ये हमारा मिरर हॉरिजॉन्टल है, लाइट रे वर्टिकल आ रही है तो नॉर्मल भी हमने वर्टिकली ही खींचा है और जो रिफ्लेक्ट होकर रही जा रही है वो भी इस प्लेन पे यानी कि इस सरफेस के वर्टिकल प्लेन पे ही तीनों चीजें हो रही है। यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों इस मिरर के वर्टिकल यानी एक ही प्लेन पे हो रही हैं। तो यही चीज सबसे पहला पॉइंट यही कहा है इसमें, ध्यान से देखिए बच्चों, कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर सेकंड पॉइंट की हम यहाँ पे बच्चों बात करें तो सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों कि एंगल आई बराबर हो जाएगा आपके एंगल आर के। यही दो लॉ है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड और ये पूछा जाता है पेपर में, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे एक नोट देखने को मिल रहा है कि अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ओन पाथ। मतलब इसका क्या है बच्चों, अगर कोई रे है वो एकदम नॉर्मली ऐसे सरफेस पे आ रही है तो वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट, अगर इसका देखा जाए बच्चों इंसिडेंट रे एकदम नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी 0 डिग्री का एंगल, यानी कि इंसिडेंट रे अगर ऐसे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी एकदम बिल्कुल वैसे ही, वैसे सेम एंगल आर भी 0 हो जाएगा और जैसे आएगी सीधे वैसे ही चली जाएगी। तो कुल मिला के ये हमारा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद अगर हम आगे चले बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें तो इमेज है। जैसा कि बच्चों आपको पता भी होगा कि जो इमेज है यानी कि जो मिरर है या फिर आप कह लीजिए लेंस है, तो यहाँ पे जब रेस आपकी यानी कि रेस जाकर मीट कर रही हैं तो वहां पे इमेज फॉर्म होती है। तो इमेज बनने के लिए मिनिमम 2 रेस का होना बहुत जरूरी है। अब जहां पे रेज रियल में मीट करती हैं वहां पे रियल इमेज बनती है, और जहां पे रेज मीट होती हुई लगती हैं तो वहां पे वर्चुअल इमेज बनती है। तो इमेज आपको दो प्रकार से देखने को मिलेगी, एक तो रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है, आगे है बच्चों मिरर। मिरर जैसे आपको पता है मिरर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है उसके एक साइड पे बच्चों हम लोग क्या कर देते हैं, एक तरफ शाइनी सरफेस होता है दूसरे तरफ हम लोग पॉलिश कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब लाइट रे उस पर पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, बाउंस बैक कर जाती है या रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो यहाँ पे देखिए मिरर इज अ पॉलिश सरफेस लाइक ग्लास हैविंग अ silvery shining coating on one side which reflects almost all the light incident on it। यानी कि जो ये ऐसा शाइनी सरफेस होता है जिसपे कि पड़ने वाली लगभग सारी रेस को ये क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अब बात ये आती है कि मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, तो मिरर जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। जनरली जो घरों में हम लोग शीशा देखते हैं वो जो है वो हमारा प्लेन मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर की अब बात करें तो स्फेरिकल मिरर बच्चों 2 प्रकार से होता है और इसी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो कॉनकेव मिरर होता है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कॉनकेव मिरर है कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसको याद करने का एक तरीका अगर मैं बताऊं तो जैसे बच्चों देखो ये जैसे ये मिरर है, ये यहाँ पे कॉनकेव, आप देख सकते हैं कि नाम में ही आ रहा है केव। केव मतलब होती है गुफा, गुफा का मुंह होता है खुला। तो इधर से जैसे इधर देखिए, इधर अगर साइनी सरफेस जो है ऐसे केव नुमा स्ट्रक्चर का है, यानी कि लाइट रे जो है एक गुफे नुमा स्ट्रक्चर से होकर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका मुंह क्या है, केव जैसा है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा मिरर है आपका, कॉनकेव। ये याद रखने की एक ट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कॉनकेव मिरर पहचान गए, तो जो उल्टा मिरर इसके बनेगा वो आपका ऑटोमेटिक ही कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो इसमें जो है जो आपका धंसा हुआ पार्ट होता है वहां से आप रिफ्लेक्शन देखते हैं, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वहां ये जो उभरा वाला पार्ट होता है वो शाइनी सरफेस होता है, और जो अंदर धंसा हुआ पार्ट होता है वहां पे आप पेंट करते हैं। तो ये तो दोनों मिरर में आपका डिफरेंस हो गया। आगे अगर हम चल रहे हैं बच्चों तो यहाँ पे आप देखिए कॉनकेव मिरर में अब इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको जानना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे काम कर पाएंगे। जैसे ये आप एक कॉनकेव मिरर बनता हुआ देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये पी है, पोल है। तो पोल क्या होता है, जो आपके मिरर का साइनी सरफेस है उसका जो मिड पॉइंट होता है वही आपका पोल कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, इधर साइड में देखिएगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है आपका कॉनकेव मिरर है,
ये ऐसा हम मानते हैं कि किसी इमेजिनरी स्फीयर से मान लीजिए इतना पोर्शन काट करके बनाया गया होगा। तो जब इमेजिनरी स्फीयर से ये काट कर बनाया गया होगा तो यहाँ पे उस स्फीयर का कोई सेंटर होगा और जो उस स्फीयर का सेंटर होगा वही इस मिरर के लिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, वही इसके लिए क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद में आप यहाँ पे फोकस देख रहे हैं। फोकस क्या होता है आप देखिए कि अच्छा हाँ, एक चीज और, सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी होती है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए फोकस की, तो जो आपका फोकस है इसको स्मॉल एफ से, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। एफ बराबर होता है आर अपॉन टू। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। और उसके बाद में अगर फोकल लेंथ की बात करें तो पोल से फोकस तक की दूरी जो है आपकी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, एफ बराबर आर अपॉन टू। इससे रिलेटेड भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल बच्चों आ जाते हैं। तो आगे आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आगे अगर हम बात करें यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर इसको क्यों बोलते हैं बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है इस पे जब लाइट रे पड़ती है, ये है इसका फोकस, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पे जब लाइट रे पड़ती है ये सारी की सारी लाइट रे को अपने फोकस पे इकट्ठा कर देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। यहाँ पे एफ आपको बता ही दिया है कि फोकल लेंथ है और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पे जितनी टर्मिनोलॉजी आपको लिखी है वो सब आपको, हाँ एक चीज और, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, यानी कि आप देखेंगे कि पोल से होकर जाने वाला एक्सिस जो है मिरर में वो क्या कहलाता है, वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। इसी एक्सिस पे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब आपको मिल जाएंगे देखने को। ये तो रहा कॉनकेव मिरर की बात। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम टर्मिनोलॉजी यूज होगी, बस बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे फोकल लेंथ, जैसे ये हमारा, इसमें जो आपका शाइनी सरफेस है वो उभरा हुआ है, अंदर धसे हुए पार्ट पे हमने पॉलिश किया हुआ है। अब देखो ये जिस स्फीयर से काटा गया होगा बच्चों वो लेट से ऐसा स्फीयर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है इसका सेंटर भी इसी साइड में होगा और फोकल लेंथ भी इसी साइड में होगी। इसी वजह से शाइनी सरफेस के इधर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस साइड में आपको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब हम जान चुके हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर, इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं बच्चों, जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो अब यहाँ पे जब लाइट रे पड़ती है तो अब इस तरफ तो वो जा नहीं सकती है, ठीक है, और आपको पता है कि इनफाइनाइट से आने वाली रेज फोकस पे मिलती है या फिर वहां से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा आभास होता है बच्चों हमें। तो अब यहाँ पे ये फोकस से जा नहीं सकती, तो ये क्या करेगी, ये इधर इसको क्या करेगा, रेस को आपको डाइवर्स करेगा, और इसको जब आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे बच्चों तो ये फोकस से आता हुआ आपको महसूस होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये रेस को फैला देता है, इसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। और दूसरा एपर्चर, एक वर्ड और आया है बच्चों यहाँ पे, एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, जो आपका साइनी सरफेस है उसका लेंथ जो है वही क्या कहलाता है, एपर्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में, यहाँ से यहाँ तक अगर लाइट रे पड़ेगी तो उसको क्या कर देगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो इसी की जो दूरी होती है वही आपकी क्या कहलाती है, एपर्चर कहलाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जितने टर्म्स लिखे हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आगे चलें तो बच्चों वही चीज है, सम डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। पोल क्या होता है, मैंने बताया क्या होता है कि जो साइनी सरफेस होता है उसका मिड पॉइंट आपका पोल कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, कि जो मिरर आपका जिस इमेजिनरी स्फीयर से काटा गया होगा तो उस स्फीयर का भी कोई सेंटर होगा, और वही सेंटर जो है आपका ये मिरर का भी सेंटर हो जाता है। उसके बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें
तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो शाइनी सरफेस के पोल वाले पॉइंट से होकर जाने वाली जो एक्सिस है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। एपर्चर यानी शाइनी सरफेस की जो लेंथ होती है वही आपकी क्या कहलाती है, एपर्चर कहलाती है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें प्रिंसिपल फोकस, जैसा कि बच्चों मैंने बताया कि ये रूल होता है कि इनफाइनाइट से अगर रेज आ रही है तो वो मेन एक्सिस के पैरेलल में आएंगी, और पैरेलल में आएंगी तो फोकस से होकर जाएंगी। तो कॉनकेव मिरर में वो फोकस से होकर जाती है, यहाँ पे रियल इमेज बनेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियल इमेज में क्या होता है, रियल इमेज में रेज एक्चुअल में मिलती हैं और इमेजिनरी इमेज में या वर्चुअल इमेज में जो रेज है वो मिलती हुई ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गया, यानी कि फोकस भी आप जान गए। उसके बाद में फोकल लेंथ, तो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है। और फोकल प्लेन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो है, जो जहां पे फोकस पॉइंट है आपका उसके वर्टिकल जो प्लेन होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका फोकल प्लेन कहलाता है। तो यहाँ पे जितने टर्म्स है उनको भी हमने देख लिया है। उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे बच्चों। हाँ, अब यह है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो बच्चों इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। इसमें जो कॉनकेव मिरर में जो 6 टाइप्स हैं, 6 के 6 टाइप्स का रे डायग्राम आपको बना के देख लेना है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी है बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे 6 केस बनते हैं। 6 केस क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, देखिए बच्चों इधर देखिए। यहाँ पे ये आपका क्या है, पोल है, यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे इनफाइनाइट है आप मान लीजिए। तो 6 केस मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है हम 6 जगहों पे रख सकते हैं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है। धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में लाते जाते हैं, उस हिसाब से हम देखते हैं इमेज कहाँ बन रही है। तो 6 केस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3, 4, 5 और 6। तो पहला केस है एट इन्फिनिटी, जब हमारा जो है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, उस केस में जो रेज आती हैं वो मेन एक्सिस के पैरेलल में आती हैं और आने के बाद फोकस पे मीट करती हैं। जैसा कि मैं एक रे डायग्राम बना के दिखा रहा हूं बच्चों, देखिए ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी से रेज जो हैं लगभग वो पैरेलल में आती हैं, तो मेन एक्सिस के पैरेलल में जो रेज आ रही हैं वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जा रही है। तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज बनेगा वो आपका फोकस पे बनेगा, उसके बाद में फोकस पे बनेगा, साथ ही साथ में हाईली डिमिनिश बहुत छोटा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इमेज रियल बनेगी तो आपको कुछ सोचना नहीं है, इन्वर्टेड अपने आप लिख देना है। ये दोनों क्या है, भाई भाई है। अगर रेज आपकी वर्चुअल बनेगी तो अगर रेज वर्चुअल बनेगी तो बच्चों इरेक्ट जरूर बनेगी, इस चीज का ध्यान रखना। यानी अगर वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी और अगर रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी, यानी यहाँ पे उल्टा इमेज बनेगी और यहाँ पे सीधा, यानी वर्चुअल है तो सीधा इमेज बनेगी और अगर रियल है तो इन्वर्टेड उल्टा। ये आपको सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पे रियल इमेज बन रही है, रियल में रेज मीट कर रही है तो इमेज इन्वर्टेड ही होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड होगी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो एक केस तो ये हो गया। उसके बाद अगर बच्चों बात किया जाए तो ये तो इन्फिनिटी पे हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास में लाएंगे यानी बियॉन्ड सी रखेंगे, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में, यानी यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट रखता हुआ आपको मिलेगा, यानी कि इसको कहते हैं बियॉन्ड सी। तो देखो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास में लाते जाएंगे बच्चों, जो इमेज है वो दूर होती जाएगी। इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे बनी, अब जो इमेज बनेगी वो फोकस और आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। और उसके बाद में तीसरा केस क्या होगा, अब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में ला रहे हैं तो इमेज दूर जा रही है। इमेज बनी थी सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख देंगे तो इमेज भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एक और डायग्राम देखते हैं। अगर बियॉन्ड सी रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे बच्चों ये रहा आपका पोल, ये है आपका फोकस, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आपका रखा हुआ है ऑब्जेक्ट।
ठीक है। तो एक रे को ले आइए मेन एक्सिस के पैरेलल में, तो ये फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और दूसरी रे को फोकस से लेके जाइए तो रिफ्लेक्ट होके मेन एक्सिस के पैरेलल, वाइस वर्सा नियम होता है। यानी कि अगर रे मेन एक्सिस के पैरेलल में आ रही है फोकस से होकर जाएगी, फोकस से जा रही है तो मेन एक्सिस के पैरेलल में हो जाएगी। तो एज यू कैन सी हेयर बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां पे ये दोनों रेस कट करती हैं, देखिए यहाँ पे कट कर रही हैं, तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो आपका देखिए ये कहाँ पे कट कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यानी कि इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, तो जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। और साइज क्या होगा, स्मॉल बनेगी, ठीक है। और जो है आपका वर्चुअल नहीं, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो ये एक केस ये हो गया। उसके बाद में तीसरा केस हम इसको क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बच्चों। तो जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये जो इमेज बनी है ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे शिफ्ट करेगी। जो इसमें बच्चों कॉनकेव मिरर में जो 6 केस बनते हैं, उन 6 केस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है तीसरा केस और छठा केस। तीसरा केस इसलिए पूछा जाता है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो क्या होगा कि जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, और क्या बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। जैसे एक केस में और बना देता हूं, सारे केस में नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे बच्चों। जितने भी रे डायग्राम है, खासकर जो छठा केस है कॉनकेव मिरर का, उसकी आप जरूर से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद जैसे देखिए तीसरा केस की मैं बनाने की कोशिश करता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ पे रखिए एक रे को मेन एक्सिस के पैरेलल में ले आइए, फोकस से जाएगी, दूसरी को को फोकस से, ठीक है। ये मैंने हाथ से बनाया तो थोड़ा सा बच्चों वो हो गया है, लेकिन आप जब इसको स्केल से बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट यहीं पे इसी जगह पे कट करेगी और यहाँ पे सेम साइज का इमेज आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका तीसरा केस हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में बनेगी। इस केस में जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से आपकी बड़ी बनेगी। उसके बाद में फिर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाएंगे, तो फोकस पे लाएंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। ये याद करना आसान है कि जब आपका इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपकी फोकस पे बन रही है, जब फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे। उसके बाद छठा केस जो वेरी इंपॉर्टेंट केस है वही पूछा जाता है। तो छठे केस में हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। उस केस में क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो बच्चों मिरर की ही तरफ बनती है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकंड इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर इसको चार्ट के पास ले चलते हैं तो सारी चीजें वहां पे क्लियर होंगी। उस छठे केस में आपको वर्चुअल इमेज बच्चों देखने को मिल जाएगी, उस केस में आपको वर्चुअल इमेज देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब आप यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो ये मिरर के पीछे वर्चुअल, क्योंकि अगर सामने बनेगी तो रियल बनेगी, यानी कि उसमें क्या है कि मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी और साथ में लार्ज इमेज बनेगी, मतलब काफी बड़ी इमेज आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं। हमने सारे रे डायग्राम का थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लिया है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग बच्चों जो है घर पे जरूर करेंगे। यहाँ पे हम लोग चलते हैं रे डायग्राम पे। पहले ये देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी, फोकस में बनी, याद करिए। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और काफी छोटी साइज की बनेगी, पॉइंट साइज की। उसके बाद में जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों रखेंगे, उस समय जो इमेज बनेगी वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पास में लाते जाएंगे इमेज जो है वो दूर होती जाएगी। और इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डिमनेस्ड बनेगी। उसके बाद में अगर तीसरे केस की बात करें एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। उसके बाद चौथा केस हम लोग देखते हैं। तो चौथे केस में बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया है, तो इमेज जो है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और मैग्नीफाइड बड़ी बनेगी।
अब जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो जो इमेज बनेगी बच्चों वो इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, काफी बड़ी इमेज आपको देखने को मिलेगी। और जब हम फोकस और पोल, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसका रे डायग्राम आप बना के देख लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा बच्चों। और बाकी 1 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछता है कि अगर जो है आपका ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में रखा है तो जो कॉनकेव मिरर है उसके द्वारा मिरर के पीछे इमेज आपको देखने को मिलेगी, यानी कि वहां पे मीट होती हुई रेस लगेंगी पर रियल में मीट नहीं करती हैं, तो इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। अगर वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी बनेगी और साथ में मैग्नीफाइड, यानी कि आपको बड़ी इमेज देखने को मिलेगी। इसके बाद बच्चों हम बात करें कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे, इसमें 2 ही केस बनते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो आपका इमेज बनेगी फोकस पे, और जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहेगा तो जो इमेज बनेगी वो आपकी फोकस और पोल के बीच में बनेगी, बिहाइंड द मिरर। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें हर केस में बच्चों जो है हमेशा जो है वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगी। ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर पहले केस की बात करें तो इनफाइनाइट से बच्चों जो रेज आ रही हैं वो क्या करेंगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर आ रही हैं। तो इसको आप एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ तो ये लगेगा कहां से होकर आ रही हैं, फोकस से होकर आ रही हैं। तो वहां पे इनफाइनाइट का इमेज आपका फोकस पे देखने को मिलेगा। देखिए एट द प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर, देखिए बच्चों मिरर के पीछे। और वर्चुअल बनेगा इरेक्ट, अगर वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा ही, और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, काफी छोटा देखने को इमेज आपको मिलेगा। उसके बाद में अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड द पोल, यानी कि ये रहा आपका पोल और इनफाइनाइट, उसके बीच में कहीं पे भी रख दें तो जो इमेज बनेगी वो आपको यहाँ पे देखने, यानी कि फोकस और पोल के बीच, यानी बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल आपको देखने को मिलेगी बिहाइंड द मिरर। और जो इमेज का नेचर होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और बच्चों क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। तो इस तरीके से हमने ओवरव्यू ले लिया है ना। ये रिवीजन के पर्सपेक्टिव से बच्चों बन रहा है, नहीं तो एक एक जो है डायग्राम बना के आपको दिखाता रहे डायग्राम। तो आप यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है, ये मैंने टाइप्स आपको बता दिया, आप इस चीज को, लॉजिक को दिमाग में रखिएगा कि जब सबसे पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, वो जैसे 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 पास आते जाएगा, जो इमेज इनफाइनाइट पे है तो इमेज बन रही फोकस पे, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट पास आएगा और जो इमेज है वो दूर होती जाएगी। तो 6 केस कौन कौन से थे कॉनकेव मिरर के? पहला, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट हो। दूसरा, जब इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो। तीसरा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। चौथा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। पांचवा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे हो। और छठा केस, जब फोकस और पोल के बीच में हो। और ये जो छठा केस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में यहाँ पे यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, बच्चों यूज जरूर ध्यान दे लेना, एक एक नंबर के क्वेश्चन में ये कई बार पूछा जाता है। अगर कॉनकेव मिरर की बात किया जाए तो ये टॉर्च में, व्हीकल की हेडलाइट्स में, है ना, सर्च लाइट में, और जो आपके जो है आईज, नोज एंड थ्रोट, यानी नाक कान गला के डॉक्टर होते हैं वो यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं दांतों को बड़ा देखने के लिए, क्योंकि ये जो है हाईली इलार्ज इमेज जो है बना देता है। उसके बाद में अगर यहाँ पे बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर हम क्यों नहीं यूज करेंगे बच्चों? सिंपल सी बात है, ये छोटा इमेज बनाता है, तो पास की चीज को बड़ा करके देखना है तो कौन सा मिरर हम लोग यूज करेंगे? आपका कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है? स्ट्रीट लाइट में, वेरी इंपॉर्टेंट है। और रियर व्यू मिरर, यानी कि पीछे देखने के लिए जो व्हीकल में मिरर होता है बच्चों, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग अगर आगे की तरफ चलें तो हमारा आता है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी जो स्फेरिकल मिरर थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उनका हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय साइन कैसे लेते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन इनको आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना।